अब जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं अशोक के स्तंभ। अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में हमने पहले भी देखा। अब जो हम ये देख रहे हैं इस समय वो है कलात्मक दृष्टिकोण से अशोक के स्तंभ। तो मौर्य काल में अगर कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं तो वह है उसके स्तंभ। स्तंभ का मतलब हो गया पिल्लर। तो हमने जब अभिलेख पढ़े थे तब वहां पर भी स्तंभ पढ़े थे कि लघु स्तंभ लेख और दीर्घ स्तंभ लेख। यहां अपन जो स्तंभ पढ़ रहे हैं वो पढ़ तो वही अशोक के स्तंभ रहे हैं, लेकिन यहां पढ़ रहे हैं हम कला के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कला के दृष्टिकोण से। तो मौर्य काल में कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने जो है वो अशोक के स्तंभ माने जाते हैं। अब स्तंभ मतलब पिल्लर कि अशोक ने जो है, अगर आप देखेंगे तो स्तंभ इस तरह से बना होगा, ये देख लीजिए इस तरह से पिल्लर बना होगा। अगर आप अभी मैं चित्र में दिखा दूंगा आपको, फिर यहाँ से हो सकता है कहीं कहीं ऐसा हो, फिर यहाँ से चल करके यूं जाएगा वो, फिर यहाँ जो है ऐसा करके, तो यहाँ पर एक कमल का फूल रहेगा, मान लीजिए ऐसा करके, ऐसे इस तरह से कमल की चौकी रहेगी। अभी दिखा दूंगा मैं मैप आपको चित्र में, ऐसा करके जो है ये कमल का वो रहेगा। फिर यहाँ जो है इस कमल के ऊपर ही एक चौकी रहेगी इस तरह से, और फिर यहाँ कोई ना कोई जो है वो पशु की आकृति रहेगी। तो इस तरह से स्तंभ बने होंगे। कुछ स्तंभ ऐसे बने होंगे और कुछ स्तंभ जो है वो इस तरह से बने होंगे, ऐसा करके यूं, ऐसा करके यूं, इस तरह से बने होंगे कुछ स्तंभ जो है। यहां पर फिर वही चीज आ जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे अपन, ये देख लीजिए, फिर यहीं पर वो जो फूल जो मैंने बताया वो यूं 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 बना होगा यहाँ पर जो है। फिर यहाँ पर चौकी आ जाएगी और यहाँ पर कोई पशु की आकृति आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर अपन पाठ करें तो इसको बोलते हैं लाठ, इसको बोलते हैं लाठ, तना, तना या लाठ। इसको बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष। इसको बोलते हैं अवांगमुखी कमल, अवांगमुखी कमल, अवांगमुखी कमल। इसको बोलते हैं अपन चौकी। ये जो यहां पर है, ये जो इस तरह से रखी हुई है यहां पर, ये वाली, इसको बोलते हैं अपन चौकी। और ये बोलते हैं शीर्ष आकृति, पशु शीर्ष आकृति, शीर्ष आकृति। ये शीर्ष आकृति हो गई, ये वाली, ये वाली, ये शीर्ष आकृति हो गई। इस तरह से आपको पिलर दिखाई देंगे, ये देख लीजिए। अब इसको ऐसे अभी मिल जाएगा आपको। मतलब कि अशोक ने जो है अपने साम्राज्य में अनेक स्तंभ बनवाए। वो स्तंभ इस तरह के थे, यहाँ पहले पहले लाट हो गया, तना हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये अवांगमुखी कमल हो गया, यहाँ पर एक चौकी बनी हुई है, फिर उसके ऊपर जो है कोई ना कोई पशु आकृति है। या तो आपको स्तंभ इस तरह से दिखाई देंगे, या आपको स्तंभ ऊपर से थोड़े छोटे और इधर से बड़े, इसको बोलते हैं सुंड आकार। तो ऊपर से थोड़े संकरे, नीचे से थोड़ा थोड़ा चौड़ा हो गया। इसी को अगर आप चित्र में देखेंगे तो वो हो गया ये वाले, इस तरह से दिखेंगे आपको। ये जो है इस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देख लीजिए। ये देख, इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, यहां पर यूं ले लेते हैं और फिर यूं देख लेते हैं। मैंने कहा ये तो हो गया शीर्ष, ये देख लीजिए पशु आकृति, ये हो गया शीर्ष पशु आकृति, शीर्ष पशु आकृति। अभी देखेंगे कैसे पशु आकृति। यहां पर फिर ये हो गई चौकी, यहां पर जहां पर रखी हुई है, जहां पर ये रखा हुआ है वो हो गया चौकी। ये हो गया अवांगमुखी कमल, ये हो गया अवांगमुखी कमल, अवांगमुखी कमल, मुखी कमल। ये हो गया शीर्ष, यहां पर अपन कहेंगे कि ये हो गया शीर्ष, ये वाला। और ये जो है ये हो गया इसका तना, तना या लाट। तो अशोक के स्तंभों की जो है आकृति इस प्रकार से दिखाई देगी आपको। या इस तरह से सीधा होगा, ऊपर से थोड़ा छोटा होगा, नीचे से चौड़ा होगा,
इधर देखोगे तो इधर से थोड़ा चौड़ा, ऊपर से संकरा हो रहा, नीचे धरातल पर स्थित है। फिर अवांग मुखी कमल जैसी आकृति बनी हुई है, उसके ऊपर चौकी है, चौकी के ऊपर कोई ना कोई पशु है। अभी यहाँ तो सिंह है, अभी देखेंगे कौन कौन से पशु है, आगे देखेंगे। तो इस प्रकार अशोक के जो है स्तंभ इस तरह के दिखाई देंगे आपको। अब आगे चल रहे, इनका महत्व क्या है, इनका वो क्या है, अशोक के स्तंभ। यहां देख रहे हैं अपन कि हम यहां पर ये देखेंगे कि अशोक के स्तंभ क्यों बनवाए गए। पहली बात, स्तंभ क्यों बनवाए गए, उसका उद्देश्य क्या था। फिर अशोक के स्तंभ किस चीज के बने हुए हैं, किस मटेरियल से बने हुए हैं, ये देखेंगे अपन। फिर अशोक ने जो है ये परंपरा कहां से ग्रहण की, क्या भारतीय परंपरा थी, या प्लस हमें देखेंगे कि अशोक के शीर्ष स्तंभों के ऊपर पशु की आकृति कौन कौन सी, ये चीजें देखेंगे अपन। तो इसमें जो पढ़ेंगे अपन अशोक के स्तंभों में, वो पढ़ेंगे उद्देश्य कि उसका उद्देश्य क्या था, अशोक के स्तंभों का उद्देश्य क्या था। फिर देखेंगे अपन सामग्री किस चीज के बने हुए हैं, वो अशोक के स्तंभ किस चीज के बने हुए हैं। फिर अपन देखेंगे कि परंपरा कहां से, स्तंभ निर्माण की परंपरा, स्तंभ निर्माण की परंपरा अशोक ने कहां से ली, परंपरा कहां से ली, ये देखेंगे अपन उसमें जो है। फिर जो है उसके आगे अपन देखेंगे कि ये जो है शीर्ष आकृति कौन कौन सी है, शीर्ष आकृतियां कौन कौन से पशु है, कौन से पशु की आकृति बनी हुई है, पशु की आकृति है अपने पास में, ये देखेंगे। और फिर सांची शीर्ष आकृति कौन से पशु, फिर इसमें देखेंगे अपन कि सारनाथ और सांची का स्तूप जो महत्वपूर्ण है, सारनाथ और सांची का स्तंभ ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार जो है हम अशोक के स्तंभों को इस तरह से देखेंगे। तो अगर मैं समझा देता हूं पहले आपको यहां पर कि अशोक के स्तंभों की अगर बात करें, यहां तक देखिए अपन उद्देश्य और सामग्री। तो अशोक के स्तंभों का निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह था कि अपनी प्रशासनिक और धर्म संबंधी उपलब्धियों को उत्कीर्ण करवाना। तो उसका उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक और धार्मिक उद्देश्य था कि अशोक जो प्रशासनिक सुधार चाहता था और जो धार्मिक सुधार चाहता था उसको इस स्तंभों के ऊपर उसने उत्कीर्ण करवा दिया। तो एक बात हो गई कि अपने प्रशासनिक और धार्मिक उद्देश्य के लिए जो है अशोक ने स्तंभों का निर्माण किया। स्तंभ जो है अशोक या मौर्य काल की कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। फिर सामग्री अगर अपन देखें कि अशोक के स्तंभ जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, एकास्म पत्थर, एकास्म पत्थर, एकास्म पाषाण से निर्मित है, पाषाण मतलब पत्थर, पाषाण से निर्मित है मतलब एक ही पत्थर से निर्मित है। और वो एक पत्थर कौन सा, लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर। और वो कहां से लिया गया, चुनार से, पत्थर और चुनार से लिया गया। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है और पूछा गया कि अशोक के स्तंभों का निर्माण किस पत्थर से किया गया, लाल बलुआ पत्थर से किया गया। और वो पत्थर कहां से लाया गया, चुनार से लाया गया। तो चुनार के लाल बलुआ पत्थर से जो है बनाया और एकास्म पत्थर से निर्मित है। एकास्म पत्थर का मतलब हो गया एक ही पत्थर को काट करके, जैसे कि संगमरमर की कोई मूर्ति बनती है तो संगमरमर का पत्थर होता है उसको उसी को शेप दे दिया जाता है तो पूरी तरह से संगमरमर की होती है। वैसे ही एकास्म पत्थर एक ही बलुआ पत्थर को काट करके बनाए गए। अब स्तंभ निर्माण परंपरा कहां से ली, कौन कौन सी शीर्ष आकृति है और सारनाथ सांची आगे देखेंगे अपन। पहले मैंने ये बताया आपको कि मौर्य काल के कला के सर्वोच्च नमूने उसके अशोक के स्तंभ है। अशोक के स्तंभ अशोक ने अपने प्रशासनिक और धार्मिक उद्देश्य के लिए स्तंभों का निर्माण करवाया। फिर अशोक के स्तंभ एकास्म पत्थर से निर्मित है, एक ही पत्थर को काट करके बनाए गए और वो पत्थर है लाल बलुआ पत्थर। और ये लाल बलुआ पत्थर चुनार से लिया गया। और अशोक के स्तंभों पर पोलिसदार है, पोलिस की हुई है। तो अशोक के स्तंभ कैसे हैं, खुरदरे नहीं है, पोलिस युक्त है। अब देखिए आगे जो मैंने बताया अभी आपको उसको समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। अशोक के स्तंभ परिचय। मौर्य कालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने स्तंभ है जो मौर्य साम्राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। कला के सबसे श्रेष्ठ नमूने जो है अगर आपसे पूछे तो वह है उसके स्तंभ। फिर अशोक ने अपने प्रशासनिक और धार्मिक उद्देश्य हेतु अनेक स्तंभों का निर्माण करवाया। अशोक ने स्तंभ क्यों बनवाए, अपने प्रशासनिक और धार्मिक उद्देश्य के लिए बनवाए। फिर अशोक के स्तंभों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है
कि इसके ऊपर जो लेख लिखे हुए स्तंभों पर उसकी भाषा तो प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है, जो मैंने पहले बता दिया। अब यहां पर देखिए, मोस्ट कर लेना इस लाइन को। अशोक के स्तंभ एकाश्म पाषाण से निर्मित है। एकाश्म पाषाण मतलब एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया, जिसमें लाल बलुआ पत्थर जो कि चुनार से लाया गया, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। एक ही पत्थर है और लाल बलुआ पत्थर है। इन स्तंभों पर चमकदार पॉलिश है, यानी कि स्तंभ खुरदरे नहीं है बल्कि चमकदार पॉलिश है। जैसे कि अपन देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि कांच हो, तो कांच की तरह पॉलिश की हुई, ये वहां की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यहां तक हमने देखा। अब आगे चलते हैं अपन। अशोक द्वारा स्तंभ निर्माण की परंपरा। अब देखिए, प्राचीन काल में पहली बार स्तंभ निर्माण की परंपरा शुरू हुई मौर्य काल में, यानी कि पहली बार स्तंभ मौर्य काल में बने। और मौर्य काल में किसने बनाए? अशोक द्वारा बनाए गए। तो पहली बार परंपरा, पहली बार स्तंभ कब बने? मौर्य काल में बने। स्तंभ मौर्य काल में बने, और बनाया किसने? अशोक द्वारा बनाया गया। अशोक द्वारा बनाया गया। और प्लस तीसरी बात, यह परंपरा, स्तंभ निर्माण की परंपरा अशोक ने कहां से ग्रहण की? ईरान के अखामनी शासकों से ग्रहण की। तो ध्यान रखिएगा, यह परंपरा, स्तंभ निर्माण की परंपरा जो है, मोस्ट कर लेना इसको, स्तंभ निर्माण की परंपरा अशोक ने ईरान के अखामनी शासकों, अखामनी वहां का वंश था, अखामनी शासकों से ग्रहण की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमने ये देखा कि पहली बार भारत में स्तंभ मौर्य काल में बने। मौर्य काल में बनाया अशोक ने, और अशोक ने यह परंपरा कहां से ली? ईरान के अखामनी शासकों से ली। इसका मतलब पूरी दुनिया में पहली बार स्तंभ कहां बने होंगे? ईरान में। ईरान के अखामनी शासकों ने बनाए, तो वहां के शासकों ने भी स्तंभ बनवाए। वो ही परंपरा ईरान के अखामनी शासकों से अशोक ने ग्रहण की। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो ईरान के स्तंभ थे उनमें और जो अशोक के स्तंभ थे, दोनों में क्या है? अंतर है। और वो अंतर क्या है ये देख लेते हैं अपन। अशोक के स्तंभ, या इसको कहते हैं ईरान के स्तंभ, ईरानी स्तंभ, अभी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ है। इधर अशोक के स्तंभ अशोक के स्तंभ। अब देख लीजिए कैसे कैसे दोनों में अंतर, डिफरेंस देख लीजिए आप। कि पहली बात, ईरान के जो है, यानी कि यहां के स्तंभ जो है समानांतर है। यहां के स्तंभ जो है वो कैसे है? ऐसे समानांतर, इस तरह से बने हुए हैं। नीचे से भी उतने ही चौड़े, ऊपर से भी उतने ही चौड़े। तो ईरान के स्तंभ जो है वो समानांतर है, जबकि अशोक के स्तंभ जो है वो शुंड आकार के ऐसे हैं। मैंने बताया आपको अभी अभी कि वो इस तरह से बनाए गए हैं। ऊपर से जो है संकरे हैं, नीचे से जो है चौड़े हैं। तो यहां से देख लीजिए चौड़ा दिखाई दे रहा आपको, और यहां संकरा दिखाई दे रहा, संकरा। तो यहां समानांतर है, और यहां जो है ऊपर से क्या है? संकरा है, नीचे से चौड़ा है। इसको बोलते हैं शुंडाकार। तो अशोक के स्तंभ शुंडाकार है, जबकि ईरान के स्तंभ कैसे थे? चौकोर थे, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि समानांतर थे। ऊपर से जितने चौड़े थे उतने ही नीचे से चौड़े। फिर जो है यह स्तंभ जो है, ईरान के स्तंभ की बात करें तो इस ईरान के स्तंभ साधारण है, बिल्कुल सिंपल है, साधारण और खुरदरे हैं। जबकि ये स्तंभ जो है वो क्या है? चमकदार है, पॉलिश युक्त है। ये क्या है? साधारण। ईरान के स्तंभ जो है वो साधारण व खुरदरे हैं, जबकि ये क्या है? चमकदार और पॉलिश युक्त है। चमकदार व पॉलिश युक्त। अशोक के स्तंभ जो है पॉलिशदार है और चमकदार है, जबकि ये खुरदरे बनाए गए। फिर दूसरी बात, इन स्तंभों पर जो है, ईरान के जो स्तंभ है ये किसी भवन के पार्ट है। मतलब कि ये जो स्तंभ बनाए गए या तो कोई मंदिर के पार्ट है, या कोई मकान के, या कोई महल के, इस तरह से उसी के अंदर बनाएंगे। जैसे कि कोई मकान होता है उसके पिलर होते हैं, वैसे किसी न किसी भवन के पार्ट है। जबकि अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से स्थापित है, वो किसी भवन में, किसी मंदिर में नहीं लगे हुए हैं। आप देखोगे, चाहे वो मान लीजिए सांची का हो, सारनाथ का हो, वैशाली का हो, रामपुरवा, कोई हो, एक अदरी पूरे आसमान के नीचे एक पिल्लर के रूप में खड़े हैं। तो ये पूरे स्वतंत्र रूप से स्थापित है अशोक के स्तंभ, जबकि ये जो है वो किसी न किसी भवन के क्या है? पार्ट है।
फिर एक अंतर क्या कि ईरान के स्तंभ जो है अनेक छोटे छोटे बहुत सारे पत्थरों के टुकड़ों से बने हुए हैं, कि बहुत सारे पत्थरों के टुकड़ों को मिलाकर के पत्थर, जैसे कि हम मकान बनाते हैं, मकान में जो पिलर होता है तो हम ईंट भी लगा देते हैं, पत्थर भी लगा देते हैं, फिर पिलर बन जाता हो। जबकि अशोक के स्तंभ जो है वैसे नहीं है। अशोक के स्तंभ एकाश्म पत्थर से निर्मित है, एक ही पत्थर से बने हुए हैं। तो ये छोटे छोटे अलग अलग पत्थरों से बने हुए हैं, जबकि ये एक ही पत्थर से बने हुए हैं। फिर महत्वपूर्ण बात जो है यहां पर देखिए, ईरान के स्तंभ और क्या, अभी मिल जाएगा लिखा हुआ आपको जो है। ईरान के स्तंभ जो है वो क्या है कि इसके शीर्ष के ऊपर, ईरान के स्तंभ जो है शीर्ष है, इसके ऊपर जो है वो पशु और मानव की आकृतियां, कि ईरान के स्तंभों के ऊपर, ईरानी जो स्तंभ थे उनके ऊपर यानी कि जो शीर्ष आकृति या तो मानव की आकृति बनी हुई है या पशु की आकृति बनी हुई है। जबकि इधर जो अशोक के स्तंभ है उसके ऊपर केवल पशु की आकृति बनी हुई है, मानव की आकृति नहीं बनी हुई। वो कौन कौन से बनी हुई अभी देखेंगे अब। तो इस प्रकार हमने ये बताया कि अशोक ने स्तंभ निर्माण की परंपरा ईरान के अखामनी शासकों से ग्रहण की, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये जो है वो समानांतर है, ये शुंड आकार के हैं। ये जो है ये किसी भवन और मकान के पार्ट है, ये स्वतंत्र रूप से स्थापित है। ये खुरदरे हैं और प्लस साधारण है। ये चमकदार है और पॉलिश युक्त है। ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर के बनाए गए हैं स्तंभ, जबकि ये एकाश्म पत्थर से निर्मित है। इनके ऊपर जो है इनकी शीर्ष आकृति या तो मानव की बनी है या पशु की बनी है, जबकि इधर से केवल शीर्ष आकृति केवल और केवल किसकी बनी है, पशु की आकृति बनी है। कौन कौन से बनी है वो देखेंगे अपन। तो इस प्रकार जो है अभी जो मैंने बताया आपको इसको देख लीजिए। ये जो है स्तंभ निर्माण की परंपरा जो मैंने बोला अभी वो आपको लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पर। भारत में पहली बार स्तंभ निर्माण की परंपरा मौर्य काल में शुरू हुई। पहली बार कहां शुरू हुई? मौर्य काल में। और मौर्य काल में किसके द्वारा? अशोक द्वारा। मौर्य काल में अशोक द्वारा प्रारंभ की गई। अशोक ने परंपरा कहां से ली? ईरान के अखामनी शासकों से ग्रहण की। लेकिन दोनों स्तंभों में निम्न अंतर थे। अब क्या क्या अंतर जो मैंने बताया ये आ गया। यहां के स्तंभ समानांतर थे, मतलब ऐसे थे वो, यहां के स्तंभ समानांतर थे, जबकि अशोक के स्तंभ शुंड आकार के थे, ऐसे थे, ऐसे शुंड आकार के। शुंड, हाथी की शुंड क्या होती है? आगे से थोड़ी छोटी फिर चौड़ी होती जाती है ऐसे, तो ऐसे छोटी है फिर आगे से नीचे से बड़ा है, तो ये शुंड आकार के हैं, ये जो है समानांतर है। इसी को आगे देख लीजिए। ये स्तंभ साधारण एवं खुरदरे हैं। ईरानी स्तंभ कैसे हैं? साधारण और खुरदरे हैं, जबकि अशोक के स्तंभ चमकदार व पॉलिश युक्त है। फिर मैंने बताया इन स्तंभों की शीर्ष आकृति मानव व पशु से निर्मित है, जबकि अशोक के स्तंभों की शीर्ष आकृति पशुओं से निर्मित है। कौन कौन से देखेंगे अभी। ईरानी स्तंभ किसी भवन के भाग है। ये जो स्तंभ बना है ईरान के, किसी न किसी भवन के भाग है, जबकि अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से स्थापित है, पिल्लर के रूप में स्वतंत्र रूप से स्थापित है। ईरानी स्तंभ विभिन्न पत्थरों को जोड़ करके बनाए गए, अनेक पत्थरों को जोड़ करके बनाए गए, जबकि अशोक के स्तंभ एकाश्म पत्थर यानी कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, एक ही पत्थर को काट करके बनाए गए। तो ये जो है डिफरेंस हो गया। कभी कभार बहुत डीपली पूछेगा तो पूछेगा कि ईरान के स्तंभों में और अशोक के स्तंभों में क्या अंतर है, ये पूछ सकता है डीपली कभी कभार। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और पढ़ रहे हैं स्तंभों पर निर्मित पशु आकृति। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो यहां से पूछता है कि अशोक के इस स्तंभ के ऊपर किस पशु की आकृति है, अशोक के इस स्तंभ के ऊपर किस पशु की आकृति। तो सिंपली मैं बताऊंगा आपको, बस 3 लाइन याद रखनी है, सब चीजें याद हो जाएगी आपको अपने आप ही। अब देखिए कैसे अशोक ने बहुत सारे स्तंभ बनवाए। ऐसा नहीं कि वो कोई काउंटिंग है कि 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, 100 है, नहीं, धीरे धीरे खोज होती जा रही है। तो अशोक के स्तंभ बहुत सारे मिले, कभी 30-40 स्तंभ मिले। अब ध्यान रखिए, और उनमें से आपको ये पूछेगा कि अशोक के किस स्तंभ के ऊपर कौन से पशु की आकृति है। तो आपको सिर्फ 3 लाइन मुख्य मुख्य याद रखनी है, अपने आप ही आपका आंसर ठीक हो जाएगा। कैसे? अब देखिए, अशोक के अधिकांश स्तंभ, मैंने बताया अशोक के स्तंभों के ऊपर कोई ना कोई पशु की आकृति जरूर है, या तो कोई है ही नहीं और है तो पशु की आकृति है। ठीक है, अब देखिए कैसे कि अधिकांश स्तंभ, अशोक के अधिकांश स्तंभ उसके ऊपर कौन सी शीर्ष आकृति है? वो है सिंह आकृति है। ध्यान रखना, सिंह की आकृति, सिंह आकृति है। ठीक है, फिर मैं आगे लिख रहा हूं दूसरी लाइन जो है, अभी मैं समझा दूंगा इसको। फिर
आ गया रामपुरवा स्तंभ। रामपुरवा स्तंभ यह पड़ता है बिहार में। यहां पर जो आकृति है वह है बेल, बेल वर्षभ की आकृति, वर्षभ आकृति। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। फिर अगर अपन चलते हैं अपन आगे, वो आ गया संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ यह पड़ता है फर्रुखाबाद में, यानी कि यूपी में पड़ता है, यूपी में फर्रुखाबाद में पड़ता है। यहां की जो आकृति है हाथी आकृति, हाथी की आकृति, हाथी की आकृति। और फिर एक जो है वो है सांची और सारनाथ, वो है सारनाथ, सारनाथ स्तंभ। ये सांची जो है ये पड़ता है एमपी में और सारनाथ पड़ता है यूपी में। ठीक है, यहां जो आकृति है वह है 4 सिंह की आकृति, सिंह आकृति। बस ये चार्ट याद रखिए, सारा यहीं से क्वेश्चन पूछा है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे वो यहीं से पूछा है कि अशोक के किस स्तंभ के ऊपर कौन सी आकृति है। अब देखिए सीधी 4 लाइन याद रखनी है, आपका आंसर पूरा कंप्लीट है। कैसे? अब देखिए अशोक, इनके अलावा कोई भी नाम आ जाए, कोई भी, जैसे कि अशोक के स्तंभ बहुत सारी जगह से मिले हैं। लोरिया अरेराज है, लोरिया नंदनगढ़ है, बखेरा है, वैशाली है, कौशाम्बी है, प्रयाग है, निगाली सागर है, रुमिंदेई है। ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको स्तंभों के रूप में। ठीक है, आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, इनके अलावा, इनको छोड़ करके कोई भी स्तंभ का नाम आ जाए। अब यहां होता वैशाली स्तंभ, रामपुर, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, बखेरा, वैशाली, कोई भी स्तंभ लिखा होता, सबकी सब आकृति किसकी है? सिंह की आकृति। यानी कि अशोक के अधिकांश स्तंभ, मान लीजिए 100 होंगे तो 100 में से इन 3 को निकाल दीजिए, बाकी 97 जो है वो उसके ऊपर किसकी आकृति है? सिंह आकृति। तो इनके अलावा कोई भी नाम आ जाए, आपको किसकी आकृति माननी है उसके ऊपर? सिंह की आकृति। क्यों? क्योंकि वो मिलान वाला पूछ सकता है आपसे। दूसरी बात, रामपुरवा स्तंभ जो कि बिहार में, उसकी आकृति कैसी है? बेल की आकृति है, बेल वर्षभ की आकृति है। अब यहां पर एक चीज देखिए कि एक ही स्तंभ ऐसा है, किसका? अशोक का, जिसके ऊपर बेल की आकृति बनी हुई है, और वो सिर्फ एक है, वो है रामपुरवा स्तंभ, लेख स्तंभ जो है। अब देखिए रामपुरवा से 2 स्तंभ मिले हैं, अभी मैं समझा दूंगा, आगे चित्र बता दूंगा आपको। रामपुरवा से 2 मिले हैं, एक के ऊपर बेल की आकृति है और एक के ऊपर सिंह की आकृति है। तो ध्यान रखिएगा, सिंह की आकृति है, रामपुरवा से 2 स्तंभ मिले हैं। एक जो रामपुरवा से मिला है उसके ऊपर तो सिंह की आकृति है, एक जो रामपुरवा से मिले हैं उसके ऊपर वर्षभ की आकृति। तो अगर मिलान आते समय रामपुरवा से बेल मिल रहा है तो वो भी सही है, रामपुरवा के सामने अगर सिंह लिखा हुआ है और आपका आंसर बैठ नहीं रहा हो चारों मिलान से, तो फिर उसको भी सही मानना है, क्योंकि रामपुरवा से 2 स्तंभ मिले। लेकिन मुख्य रूप से तो आपको याद क्या रखना? बेल की आकृति। ठीक है, फिर संकीसा स्तंभ, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में जगह है फर्रुखाबाद, वहां से जो मिली है वो है हाथी की आकृति। तो संकीसा स्तंभ एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसकी शीर्ष आकृति कैसी है? हाथी की आकृति है। तो ध्यान रखना। फिर सांची और सारनाथ, ये 2 स्तंभ है, इनकी आकृति तो कैसी है? सिंह की है, लेकिन सांची और सारनाथ कितने सिंहों की है? 4 सिंह आकृति के स्तंभ है। तो अब ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण रूप से क्या हो गया कि एक स्तंभ ऐसा है जो बेल की आकृति है, वह है रामपुरवा स्तंभ। एक स्तंभ ऐसा है जिसके ऊपर हाथी की आकृति, वह है संकीसा स्तंभ। 2 स्तंभ ऐसा है जिसके ऊपर 4 सिंह आकृति है, वह है सांची और सारनाथ। और बाकी सब आकृति जो है वहां पर किसकी बनी हुई? सिंह की आकृति बनी हुई। तो यहां से आपको एक लाइन भी पूछ सकता है, यहां से आपको जो है मिलान वाला पूछ सकता है। इधर दे देगा, यहां कोई भी स्तंभ का नाम दे देगा और फिर ये दे देगा ये, और सामने दे देगा ऐसे, तो मिलान कीजिए आप जो। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट जो है आपके एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने ये भी बताया कि रामपुरवा से 2 मिले हैं, एक वर्षभ भी है और एक जो है वो सिंह की आकृति भी। इसको ऐसे देख लीजिए, मैंने जो लिखाया, अशोक के स्तंभों का शीर्ष भाग पर पशु की आकृतियां मिलती है। स्तंभ का नाम, बहुत सारे स्तंभ है, कुछ कुछ मैंने लिख दिया, बाकी तो बहुत सारे कोई भी आ जाए। बखेरा स्तंभ बिहार में सिंह की आकृति अशोक का पहला स्तंभ है, कि अशोक ने पहला जो स्तंभ लिखवाया, खुदवाया मौर्य काल में, वह है बखेरा स्तंभ। तो मैंने बताया कोई सा भी स्तंभ हो, सबकी आकृति कैसी है? सिंह की आकृति। तो अशोक का इस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि अशोक का पहला स्तंभ कौन सा? बखेरा। दूसरा हो गया
लोरिया नंदनगढ़ बिहार, सिंह की आकृति है। मैंने कहा कोई सा भी नाम आ जाए सिंह ही मानना है। लोरिया अरेराज बिहार, सिंह की आकृति है, वो भी है। रामपुरवा स्तंभ देख लीजिए, अब यहां पर रामपुरवा मैंने यहां भी लिखा रामपुरवा, ये तो रामपुरवा से दो स्तंभ मिले। रामपुरवा स्तंभ सिंह की आकृति का भी मिला और रामपुरवा स्तंभ बेल वर्षभ की आकृति का भी मिला। तो अगर मिलान वाले आते समय रामपुरवा के सामने सिंह रहे तो उसको सही मानना जब तक आपका आंसर नहीं बैठ रहा हो। अगर बैठ गया तो ठीक है, आपको लगे नहीं सिंह से नहीं बैठ रहा है तो फिर आपको मानना है बेल की आकृति को। ठीक है, रामपुरवा स्तंभ बेल की आकृति। संकीसा स्तंभ यूपी में फर्रुखाबाद में हाथी की आकृति, एकमात्र स्तंभ संकीसा। फिर सांची और सारनाथ स्तंभ चार सिंह आकृति। तो चार सिंह आकृति वाली दो जगह से मिले, सांची और सारनाथ, अभी देखेंगे उनके बारे में। हाथी का एक ही मिला संकीसा फर्रुखाबाद से, और रामपुरवा से मिला वो मिला बेल, और बाकी सब जगह जो है वो सिंह की आकृति, या तो कोई है ही नहीं और है तो फिर सिंह की आकृति। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इन्हीं को आप चित्र के रूप में देख लीजिए। अब ये देखिए अशोक के अधिकांश स्तंभ, तो अधिकांश स्तंभों की पशु आकृति कैसी है? पशु आकृति सिंह आकृति है। तो मई में अधिकांश स्तंभों पर सिंह की आकृति निर्मित है, सिंह की आकृति निर्मित है, सिंह की आकृति निर्मित है ऐसे। तो कोई भी नाम आ जाए, वैशाली आ जाए, बखेरा आ जाए, लोरिया आ जाए, लोरिया नंदनगढ़ आ जाए, इस लोरिया अरेराज आ जाए, निगाली सागर आ जाए, रुमिंदे आ जाए, कौशाम्बी, कोई भी आ जाए, उनके ऊपर आकृति कैसी है? सिंह की आकृति। तो अशोक के अधिकांश स्तंभों पर सिंह की आकृति है। फिर देखिए अब महत्वपूर्ण रामपुरवा स्तंभ, मैंने बताया रामपुरवा से दो स्तंभ मिले। एक तो मिला वर्षभ आकृति ये वाली, तो यहां पर देख लीजिए कटा हुआ है यहां से, और ये मिला, ये वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर रखा हुआ, राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रहा है, तो उसको वहां रखा गया। मिला कहां से था? रामपुरवा स्तंभ से। तो इसलिए नाम तो इसका रामपुरवा है, और रखा हुआ जो है इसकी यह आकृति जो है वो कहां है? राष्ट्रपति भवन में। तो वर्षभ आकृति यह है रामपुरवा स्तंभ। मैंने बताया रामपुरवा से दो मिले हैं, एक वर्षभ आकृति का जो इस समय राष्ट्रपति भवन में, और एक जो है ये देख लीजिए, ये रामपुरवा सिंह की आकृति, ये भी रामपुरवा ही है, इसके ऊपर सिंह की आकृति है। ऊपर आप देखोगे तो इस सिंह की आकृति यहां पर, यह सिंह की आकृति बनी हुई है। तो रामपुरवा से दो स्तंभ मिले हैं, एक वर्षभ आकृति बनी हुई है, एक जो है सिंह की आकृति बनी हुई है, ये देख लिया आपने। फिर देख लीजिए संकीसा स्तंभ, फर्रुखाबाद, यूपी में फर्रुखाबाद में जगह यह है संकीसा। संकीसा मतलब हाथी की, ये देखिए सूंड यहां से टूटी हुई है उसकी, तो ये मंदिर का पार्ट बनाया गया उसको, मतलब चारों तरफ मंदिर जैसे बाउंड्री लगा दी उसके, तो ये हो गया संकीसा स्तंभ। तो ये एक ही जगह से, ये कहां से मिला है? फर्रुखाबाद यूपी में संकीसा स्तंभ। तो ये हो गया संकीसा स्तंभ जो है। अब देखिए सांची और सारनाथ स्तंभ, चार सिंह आकृति है, सांची और चार सिंह आकृति, चार सिंह। तो सांची और सारनाथ दो ऐसे स्तंभ है जिसके ऊपर चार सिंहों की आकृति बनी हुई है। अब देखिए चार सिंह, ये 1 2 3 एक पीछे की तरफ है, 1 2 3 एक पीछे की तरफ है, चार सिंह आकृति हो गई। ठीक है, तो चार सिंह आकृति यह है, चार सिंह आकृति यह है। अब दोनों में अंतर है, लेकिन वो क्या अंतर अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो चार सिंह आकृति सांची से भी मिली है, चार सिंह आकृति यहां से सारनाथ से मिले। सर्वोत्कृष्ट माना गया है सारनाथ वाला जो। ठीक है, अभी देखते हैं आगे जो। तो ये हो गया सांची और सारनाथ, जहां से चार सिंह आकृति मिली। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर कुछ चीजें जो मैंने बताई है कि सांची और सारनाथ दो ऐसे स्तंभ है जिस पर चार सिंहों की आकृति, शीर्ष आकृति मिलती है। तो सांची और सारनाथ से चार सिंह आकृति मिली हुई है। रामपुरवा से दो स्तंभ मिले हैं, मैंने लिख दिया है, दो स्तंभ मिले हैं, जिसमें एक के ऊपर सिंह की आकृति है, एक पर सिंह की है और एक पर बेल की आकृति है। तो सांची से रामपुरवा से दो मिले, एक पर सिंह है और एक पर जो है बेल है, जो मैंने बताया आपको। संकीसा स्तंभ लेख की आकृति, स्तंभ लेख की आकृति कैसी है? हाथी निर्मित है, हाथी निर्मित है। हाथी निर्मित यह अशोक का एकमात्र स्तंभ है, हाथी निर्मित है। अब देखिए महत्वपूर्ण सारनाथ स्तंभ और सांची स्तंभ। सारनाथ स्तंभ अशोक के सबसे श्रेष्ठ स्तंभों में माना जाता है सारनाथ स्तंभ। सारनाथ कहां पर स्थित है? यूपी में बनारस के पास में स्थित है, वाराणसी के पास। सारनाथ अपने आप में एक जगह है, तो वहां पर सारनाथ स्तंभ है। अब सारनाथ स्तंभ की कुछ विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण
कि अशोक का सर्वश्रेष्ठ स्तंभ माना जाता है सारनाथ स्तंभ को। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति है, एक महत्वपूर्ण बात यह हो गई। फिर सारनाथ स्तंभ के नीचे जो है, नीचे सारनाथ स्तंभ के नीचे जो है वो 4 पशुओं को दौड़ते हुए दिखाया गया। अगर आप यूं देखेंगे, ये देख लीजिए सारनाथ स्तंभ, यहां पर यूं देखिए, ये है सारनाथ स्तंभ। अगर पूरा स्तंभ है तो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये तना हो गया, ये अवांगमुखी कमल हो गया, ये बीच में चौकी हो गई, ये पशु आकृति हो गई। मैंने कहा 4 पशु आकृति, ये 4 पशु आकृति। अब सारनाथ का जो 4 सिंह स्तंभ है, उस 4 सिंहों के नीचे 4 पशुओं को दौड़ते हुए दिखाया गया। ये देखिए, ये दौड़ रहे, ये 4 पशु है। ये यहां पर देखिए आप, 1 2 पीछे 2 है, तो 4 पशुओं को दौड़ते हुए दिखाया गया। और वो 4 पशु कौन कौन से, अगर आप उनका क्रम भी देखेंगे मान लीजिए, तो इसी तरह से उसका क्रम भी है। 4 पशु जो है वो है हाथी, फिर दूसरे नंबर पर जो है वो हो गया, यहां पर आप देखेंगे घोड़ा, तीसरे नंबर पे हो गया बैल, और चौथे नंबर पे हो गया सिंह। ये देखिए, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह कि सारनाथ स्तंभ सबसे श्रेष्ठ स्तंभ है। 4 सिंह आकृति है, 4 सिंहों के नीचे जो है वो 4 पशुओं को दौड़ते हुए दिखाया गया है। और वो 4 पशु है हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेता हूं कि इन पशुओं का क्रम बताए, दाएं से बाएं, बाएं से पहले कौन सा, बाद में कौन सा। हालांकि हमको क्रम मानना ही है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब हमने कहा 4 सिंह है, मान लीजिए मैं खड़ा हूं यहां पर, यहां से बॉडी है मेरे पास में, अब मेरे 4 मुंह होते तो पता कैसे चलता कि शुरुआत कहां से है। 4 मुंह होते मान लीजिए मेरे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये पता ही नहीं चलता कि शुरुआत कहां से हो रही है। एक आदमी के 4 मुंह, सिर्फ आपको ये यहां से देखना पड़े तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी शुरुआत कहां से, इधर से माने, इधर से माने या इधर से माने। तो सही अर्थों में तो हम कह नहीं सकते कि पहले कौन सा पशु है, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा, लेकिन जो माना गया क्रम है, मान लीजिए ये दिख रहा है, इसी को माने हुए हैं, जो रखा हुआ है जहां जैसा, उसका जहां एंट्री गेट है वहीं से देखा जाए तो फिर वो पहले पहले जो है हाथी है, फिर घोड़ा है, फिर बैल है और फिर सिंह है। याद रखने का तरीका और यह है कि आप सबसे बड़ा पशु हाथी पहले, फिर उसके बाद में उससे छोटा घोड़ा, फिर उससे बैल और सबसे छोटा सिंह। तो आप वास्तविकता में देखेंगे सबसे छोटा बैल होता है इन 4 पशुओं में से, फिर उसके बाद सबसे छोटा सिंह है, उसके बाद में उससे बड़ा थोड़ा सा बैल है, बैल से बड़ा थोड़ा सा घोड़ा है, घोड़ा से बड़ा हाथी है। तो ये 4 पशुओं को आकृतियां मिलती है हमको। आपसे पूछ ले कि 4 सिंह आकृति तो सारनाथ भी और सांची भी, लेकिन 4 पशुओं की अलग अलग आकृतियां, चित्र, हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह, इनकी 4 पशुओं की आकृतियां वो कहां मिलती है अपन को, सारनाथ स्तंभ में मिलती है। तो एक बात यह हो गई कि 4 पशुओं को दौड़ते हुए दिखाया गया और उनका क्रम भी है, पहले हाथी है, घोड़ा है, बैल और सिंह है। नेक्स्ट बात कि 4 जो पशु है उसके बीच में एक चक्र बना हुआ है और वो चक्र जो है वो है धर्म चक्र परिवर्तन। तो ध्यान रखिएगा, उसको नहीं कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, यहां पर ये जो है ये अशोक चक्र है। इसको माना तो गया धर्म चक्र परिवर्तन, लेकिन ये जो है ये अशोक चक्र है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो कहां से लिया गया, यहां सारनाथ स्तंभ से, जिसको अशोक चक्र बोलते हैं अपन, वो इसी सारनाथ स्तंभ से लिया गया। लेकिन अंतर क्या है कि जो अशोक चक्र है, उस अशोक चक्र में ये देखिए, ये तो है अशोक चक्र, यहां आप देखेंगे तो ये तो है अशोक चक्र, इसको हमारे यहां जो ले लिया गया वो है अशोक चक्र, और यहां जो है यह है धर्म चक्र परिवर्तन, यह है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। तो अब यहां पर देखिए कि ऊपर ये जो शीर्ष में ऐसे बना हुआ है ये तो है धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ स्तंभ का, ये जो बना हुआ है यह है अशोक चक्र। अब दोनों में देखिए, ये जो बना हुआ है धर्म चक्र परिवर्तन, ये इसमें तो 32 तिल्लियां हैं कि सारनाथ स्तंभ के ऊपर जो धर्म चक्र परिवर्तन बना हुआ यहां पर, ये तो है इसमें 32 तिल्लियां हैं। लेकिन ये जो स्तंभ बना हुआ है यहां पर जो अशोक चक्र है, जैसे कि यहां, इसमें जो है वो 24 तिल्लियां। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां है, 24। लेकिन जो सारनाथ स्तंभ है उसका जो चक्र है धर्म चक्र परिवर्तन ये वाला, उसमें कितनी तिल्लियां, 32 तिल्लियां। तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ स्तंभ अशोक का सर्वश्रेष्ठ स्तंभ माना जाता है, उसमें 4 सिंहों की आकृति है,
4 सिंगों के नीचे 4 पशुओं को दौड़ते हुए दिखाया गया है। 4 पशुओं के बीच में एक चक्र है जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते तो हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र वहीं से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से। सारनाथ स्तंभ के ऊपर जो है एक धर्म चक्र प्रवर्तन, उसमें 32 तिल्लियां है, जो कि भारत के अशोक चक्र में जो है वो कितनी तिल्लियां है, 24 तिल्लियां। ठीक है, तो यही चीज देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैंने बताया 4 पशु आकृतियां, ये रही 4 पशु आकृतियां, यहां पर जो है ये 4 पशु आकृतियां, और 4 पशु आकृतियों का पहले क्रम क्या है, अगर आप इस तरह से दाएं से बाएं देखेंगे, पहले जो है बाएं से दाएं, इसमें आएगा सबसे ऊपर जो है हाथी, दूसरे नंबर पर जो आएगा घोड़ा, तीसरे नंबर पर आएगा जो है बेल, और चौथे नंबर पर जो आएगा वो आएगा सिंह। यही आकृति है। 4 पशुओं का क्रम अगर आपसे पूछे तो यही क्रम रहेगा, पहले हाथी है, फिर घोड़ा है, और फिर सिंह है, इसी क्रम से है। ये 4 पशु आकृतियां ये वाली है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि अशोक चक्र और धर्म चक्र प्रवर्तन। देख लीजिए, ये तो है अशोक चक्र जो बीच में है, अशोक चक्र जो कि शौर्य, सत्ता और सभ्यता का प्रतीक है। ये जो है ऊपर, ये है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसमें जो है वो 32 तिल्लियां, 32 तिल्लियां, कि सारनाथ का जो धर्म चक्र प्रवर्तन है उसमें तो 32 तिल्लियां, लेकिन भारत में जो लिया गया इसमें जो है 24 तिल्लियां, 24 तिल्लियां हैं। तो ध्यान रखना, जो भारत का राष्ट्रीय चक्र अशोक चक्र है उसमें कितनी तिल्लियां हैं, 24 तिल्लियां, और जो धर्म चक्र प्रवर्तन है सारनाथ का उसमें कितनी तिल्लियां हैं, 32 तिल्लियां। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। अब सारनाथ स्तंभ जो मैंने बोला है वो लिखा हुआ मिल रहा है। यह अशोक का सर्वश्रेष्ठ स्तंभ है। इसका शीर्ष भाग 4 सिंगों से निर्मित है, जो चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इन सिंगों के नीचे दौड़ते हुए 4 पशुओं का अंकन हुआ, और 4 पशु इसी क्रम से हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, इन्हीं क्रम से हुआ। सारनाथ स्तंभ एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसमें 4 पशुओं की आकृतियां मिलती है। तो ध्यान रखना, 4 पशुओं की आकृतियां एक साथ किसी स्तंभ में मिल रही हैं तो वो है सारनाथ। 4 पशु कैसे, एक तो सिंह हो गया, ऊपर भी सिंह है, नीचे भी सिंह है, एक हाथी हो गया, एक घोड़ा हो गया, एक बैल हो गया। तो 4 पशु एक साथ जो है किसी स्तंभ में अगर मिल रहे हैं वो है सारनाथ स्तंभ। एकमात्र स्तंभ जिसमें घोड़े का अंकन हुआ। अब ये भी देख लीजिए, घोड़ा यहीं पर मिला, घोड़े का अंकन यहीं पर हुआ। इस स्तंभ में एक चक्र है जो बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। बौद्ध धर्म स्तंभ में एक चक्र है जो बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, जो मैंने बता दिया आप उसको। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र सारनाथ स्तंभ से लिया गया। फिर नोट करके, अशोक के स्तंभ लेख युक्त है, ये भी नोट करके लिखा है मैंने, मोस्ट करना। अशोक के स्तंभ लेख युक्त है, किंतु रामपुरवा, संकीसा, वैशाली और कौशाम्बी स्तंभ लेख विहीन है, उसके ऊपर कोई लेख नहीं लिखा हुआ। तो ध्यान रखिएगा, रामपुरवा, संकीसा, वैशाली और कौशाम्बी 4 ऐसे स्तंभ है जो लेख विहीन है, उसके ऊपर कोई लेख नहीं लिखे हुए। बाकी सभी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेख लिखे हुए हैं। फिर अशोक के स्तंभों के शीर्ष भाग पर 3 पशुओं का प्रयोग हुआ है, वह है सिंह, बैल और हाथी। यह आपसे जनरली पूछ सकता है कि अशोक के जितने भी स्तंभ थे उन सारे स्तंभों पर कितने पशुओं का प्रयोग हुआ, 3 ही मिले, या तो सिंह की आकृति है, या वृषभ की आकृति है, या फिर हाथी की आकृति है, और 3 ही है, सिंह, बैल और हाथी। इन तीनों का प्रयोग हुआ, किसी और का नहीं हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देख लीजिए, सांची स्तंभ। सांची स्तंभ कहां पर है, ये जो स्तंभ पड़ता है ये है एमपी में, एमपी में है सांची स्तंभ जो है। दूसरा, इसमें भी 4 सिंह आकृति है, 4 सिंह आकृति है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि यहां पर 4 सिंगों के नीचे 4 पशु नहीं है, एक बात। दूसरा है कि 4 सिंगों के जगह पर जो है, जिसकी 4 सिंह है उसके नीचे जो 4 पशु दिखाए गए थे सारनाथ में, यहां पर हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया। तो ध्यान रखिएगा, 4 सिंगों के नीचे, 4 सिंगों के नीचे हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया, दाना चुगते हुए दिखाया गया, दिखाया गया है। तो 4 सिंह सारनाथ में भी और सांची में, दोनों में अंतर ही है कि सांची में भी 4 सिंह है और सारनाथ में, लेकिन सारनाथ में तो 4 सिंगों के नीचे 4 पशु दिखाएंगे, जबकि यहां पर जो है सांची में 4 सिंगों के नीचे जो है वो हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया है, कोई किसी तरह का जो है वो नहीं है। अब देख लीजिए ये वाला, ये है सांची। तो यहां पर देख लीजिए आकृति वैसे की वैसा ही है, लेकिन यहां पर 4 सिंह है, सांची स्तंभ है। और यहां पर देख लीजिए ये 4 सिंह इस तरह के हैं,
वहां 4 सिंगों की आकृति कुछ और है, यहां 4 सिंगों की आकृति कुछ और है। अब यहां देखिए, यहां धर्म चक्र प्रवर्तन भी नहीं है, यहां बीच में चक्र भी नहीं है, और न ही कोई 4 पशु है। कहां पर? सांचे में नहीं है। तो धर्म चक्र जो है सिर्फ सारनाथ में, सांची में न तो चक्र है न ही 4 पशु है, यहां सिर्फ 4 हंसों, देखो ये देखिए लीजिए, यह हंस दिखेंगे आपको, ये जो हंस है, यह हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया। तो इसमें जो है, इसमें हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया, चुगते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार जो है हमने देखा अशोक के स्तंभों के बारे में। तो अशोक, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, ध्यान रखना, चाहे वो नेट जेआरएफ, कॉलेज लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी केवी की एग्जाम हो, नवोदय को, दिल्ली डीएसएसबी की एग्जाम हो, कोई भी हो, टीजीटी पीजीटी, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो मैंने बताया ये अशोक के स्तंभ, ये जो स्तंभ हमने पढ़ा है ये कला के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, अभिलेखों के हिसाब से नहीं पढ़ा। अभिलेखों के हिसाब से हमने पढ़ चुके हैं पहले, कला के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। तो इस प्रकार अशोक के स्तंभ जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब अपन देखने जा रहे हैं कला के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जो है वो मौर्यकालीन जो है वो गुफाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि मौर्यकालीन गुफाएं। तो कला के दृष्टि से मौर्यकालीन गुफाएं जो है इनके बारे में अपन देख रहे हैं। एक लाइन मैंने और लिख दी आपको, अशोक के सांची स्तंभ में 4 सिंगों की आकृति के नीचे हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया। ठीक है, तो अब अपन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मौर्यकालीन गुफाएं। तो मौर्यकालीन गुफाओं के बारे में अपन देख रहे हैं।